तो स्टार्ट करते हैं। आई होप पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की और रेगुलर वीडियोस देख रहे हो और मॉक भी दे रहे हो। विदाउट मॉक मेंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए अब कम ही दिन रह गए हैं। और हर रोज अगर एक मॉक देते हो और अच्छे से एनालाइज करते हो तो वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो मॉक देते रहो। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एक या दो क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ जाता है, और आ जाता है तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको ये चैप्टर आता है। तो नहीं आता है तो ये डिफिकल्टीज स्टार्ट कर सकता है। ब्रदर ब्रदर प्लीज हरकतें थोड़ी कम करो, आई मीन आवाज। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जिसने 11वीं 12वीं में ग्रेजुएशन से किया है उसने भी पढ़ रखा है, या फिर 10th में भी हमने पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़ा था शायद, आई गेस 9th में भी था ना। 9th में नहीं है, 10th में है। ओके, तो बस एक तरह से रिवाइज ही करेंगे हम उन चीजों को, तो समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं दिक्कतें आती है तो आप तब तक पूछते रहना जब तक आपको समझ में नहीं आता है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, देख लेना। सो आज हम ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है। मैं आपको अभी इनके बारे में ब्रीफ डिटेल बताऊंगा, और फिर एट द एंड ना इन सब पे हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं ना सब पे एक या दो क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है, और आपके लिए ये 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है। ओके, और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किताबें देखी है जिसमें 70 70 80 80 150 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना डिजर्विंग नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा आप मॉक देते रहना, चालू है ना वो। सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट से पहले देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। क्या है ये? एक्स एक्सिस। नहीं जल रहा माइक? ब्लू कलर का एक लाइट जल रहा होगा ना। हाँ सफिशिएंट है वो, ठीक है। यहाँ ब्लिंक हो रहा है ना, दैट मींस कि कंटिन्यू है। तो ये ग्राफ देखो, ग्राफ आई थिंक हम बचपन से बना रहे हैं ना। ये ग्राफ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट था। ओके, तो ये वाला जो एक्सिस होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, जो बिल्कुल लेटा हुआ है वो क्या बोलेंगे हम उसको? एक्स एक्सिस। और ये जो बिल्कुल वर्टिकल है इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ओके, पर्टिकुलर अब मान लो इधर जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है। ओके, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। और जब आप इधर जाओगे तो नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। अगेन जब आप y एक्सिस के बारे में बात करते हो तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। और अगर नीचे वाले पॉइंट के बारे में बात करें तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है। अगर आपसे बोला जाएगा कि एक पॉइंट बताओ 3 और 2, तो कहां होगा 3 और 2? तो आपको क्या देखना है, देखो ये वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और उधर वाली y की होती है। ये वाली वैल्यू x की और उधर वाली y की। तो x का 3 कहां है? यहां। और y का 2 कहां है? यहां। जब मैं 3 को एक सीधा लेके जाता हूं, ये पूरा x इज इक्वल टू 3 है। ये पूरा क्या है? x इज इक्वल टू 3 है। और ये पूरा क्या है? y इज इक्वल टू 2 है। और जहां पे दोनों मिल जाएगा इसको हम बोलेंगे 3 और 2। क्लियर है? तो पॉइंट इस तरीके से इसमें दिखाया जाता है। ये आप सबको पहले से ही पता है। इसके अलावा जो x की वैल्यू होती है ना उसको हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। इट्स नॉट कोऑर्डिनेट। पूरा ये जो पॉइंट है ना ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऑर्डिनेट। y की वैल्यू को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा x की वैल्यू को। तो जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो 8 और 2, बताओ इसमें ऑर्डिनेट क्या है? याद रहेगा? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं, सीजीएल के मेंस में या प्री में क्वेश्चंस आ रखे हैं। सिंपल दे रखा है वैल्यू, और आपसे पूछा है एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, देखकर ही बताना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो सिंपल सा है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना ये ग्राफ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 और 4। ये चारों क्या है? क्वाड्रेंट है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसा ही क्वाड्रेंट आपने ट्रिगो में भी पढ़ा होगा। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब मेनली इसमें क्वाड्रेंट का क्या खेल है जरा गौर से देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना
x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ट्रिगो में अलग होता है, ट्रिगो को अभी बिल्कुल इससे मैच मत करना। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें खुद देखो क्या हो रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। और जब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करो तो देखो दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी क्वाड्रेंट क्या होता है। क्लियर है क्वाड्रेंट क्या है? पक्का क्लियर है क्वाड्रेंट क्या होता है? अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। ये हो गया हमारा, ओके, क्वाड्रेंट हो गया है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। समझते रहो कि क्या क्या है। पहले हम ये करेंगे और फिर क्वेश्चंस करने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हालांकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी आपको समझाऊंगा क्या है। एक बार समझ लो धीरे धीरे करके कि ये है क्या। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये एक लाइन है, से एक लाइन है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है। और अभी मैं जो जो फॉर्मूला लिखवाऊंगा ना साथ साथ लिखते रहना वरना दिक्कत होगी। ठीक है, साथ साथ लिखते रहो, यहां वाले भी और वीडियो वाले भी। देखो एक पॉइंट है मान लो 3 और 2, और बी कोई भी पॉइंट मान लेते हैं से 6 और 4। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ। ठीक है, क्या निकालना है? ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा ना, ये 2 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो तो देखो y2 कितना है 4, y1 कितना है 2। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो पॉइंट होता है ना 6 और 3, इसमें x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, सो 4 में से 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 13। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा एसी चलवा देता हूं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही एसी। क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। किस चीज के बारे में? देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली मान लो एक लाइन है, ओके, एक लाइन है बड़ा सा। ठीक है, से ये है ए, ये है बी। ओके, बीच में एक और पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या है सी। अब आपसे से दिया जा सकता है कि सी की वैल्यू दे देगा कि सी कौन सा पॉइंट है। से जैसे मान लो ये है हमारा x1 है और ये y1 है। ये हमारा मान लो b जो है वो है x2 और y2, और c क्या है x3 और y3। क्या है ये x3 और y3। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर ये दे देगा कि c जो है ना a और b को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो बताओ x3 और y3 की वैल्यू कितनी होगी। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, गौर से ध्यान रखना। ये है m/n। इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो m है और ये क्या है n है। यानी कि जो c है वो ab को m/n में डिवाइड कर रहा है। यानी जो c पॉइंट है वो ab को m अनुपात c में n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा जरा गौर से देखना। x3 और y3 का, x3 का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो हमेशा m और n है ना, या इसको तुम अगर चाहो तो m1 और m2 भी मान सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, ये किस चीज का फॉर्मूला है?
x3 का, यानी कि इस कोऑर्डिनेट का, और ऐसे ही अगर आपसे y3 का पूछा था तो m2 y1 m2 सॉरी m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? पक्का ना? तो बेसिकली C जो है ना वो A और B को डिवाइड कर रहा है M1 और M2 रेशियो में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक बात बताओ, C जो है कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली? आपको सिंपल देखना है कि अगर वो बीच में है तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है। देखो C बीच से ही कट कर रहा है ना, लेकिन B जो है ना वो AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जब कभी भी एक्सटर्नली बोले ना तो आपको क्या करना है? सिंपल यहां माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। याद रहेगा? इंटरनली और एक्सटर्नली में बस इतना ही फर्क होगा कि ये माइनस लगेगा। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं, बट पूछ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस ही तो लगाना है। क्लियर है? तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये यूज होगा। ठीक है, देन आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। अब मान लो ये ट्राइंगल है जो बेसिकली 3 पॉइंट से बना है, ए बी और सी से। ए पॉइंट है मेरा x1 y1, क्या है? x1 y1। बी पॉइंट है हमारा x2 y2 और सी पॉइंट है हमारा x3 y3। अब अगर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, जरा गौर से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है, सिंपल आपको क्या करना है, 1/2 होता है कि नहीं होता? उसमें उसमें होता है शायद, एक बार गूगल पे देख लेना। ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आपको सिंपल x1 y1 और x2 y2 और की वैल्यू पुट करनी है इसमें। क्वेश्चन आएगा, पता चल जाएगा कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। फॉर्मूला लिख लो तुम अभी के लिए। क्लियर है? क्वेश्चंस में फिर मैं फॉर्मूला ना लिखवा के डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट क्या है, जैसे ए है एक पॉइंट से x1 y1, ओके, बी एक पॉइंट है x2 और y2। अब आपको निकालना है c। ओके, c क्या है? बिल्कुल इनके मिड में है। c क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर मिड पॉइंट निकालने के लिए कभी आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 x2 को 2 से डिवाइड करके, y1 और y2 को 2 से डिवाइड करके, तो मिड पॉइंट भी हो गया। क्लियर है? अब मान लो अगर आपसे AC का स्लोप पूछ दे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल वर्ड में आएंगे। क्या पूछा है? स्लोप। ओके, ध्यान रखना, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक तो स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। स्लोप को हम हमेशा m से डिनोट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। याद रहेगा ये क्या है? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कभी भी 2 पॉइंट्स दे दिया जाएगा और उसका स्लोप निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करो, आ जाएगा। याद रहेगा? जितने फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं ना और जितने क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं, इससे बाहर नहीं पूछ सकता एसएससी। इससे बाहर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके लेवल का है ही नहीं। हालांकि पूछने को तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, कॉनिक सेक्शन, एलिप्स, ये सब इसी का टाइप है। ठीक है, लेकिन जो एसएससी के लेवल का है ना, उसमें ये समझ लो कि मैं हाई लेवल तक लेके चले जाऊंगा। इमेजेस के क्वेश्चन भी आज मैं समझा दूंगा कि इमेज कैसे बनता है। किया था ना बचपन में 11वीं 12वीं में, वो इमेज आज देखना कितना इजीली सीख जाएंगे। तो स्लोप ऑफ पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला है स्लोप ऑफ लाइन। क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी ना एक लाइन दिया गया, लाइन बेसिकली ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है।
किस फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है माइनस ए बाय बी। समझ में आ गया? स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या? माइनस ए अपॉन में बी। ए क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, बी क्या है? वाई का कॉफिशिएंट, ठीक है। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल सिंपल फॉर्मूला करते रहो, हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, अगर कभी भी दो लाइन, स्लोप का मतलब समझते हो ना, ढलान, ठीक है, कि कितना ढलान है, ठीक है। टू लाइन अगर पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, तो उन दोनों का स्लोप जो है ना वो इक्वल होगा, m1 और m2 बराबर होगा, याद रहेगा। अगर दो स्लोप, दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा दोनों का? बराबर, ओके। एन अगर टू लाइन परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर समझते हो ना, कर्ण, ठीक है। जब 90 डिग्री एंगल बना दो, जैसे ये लाइन दिख रहा है ना, तो अगर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप निकालना हो हमें, तो ये ध्यान रखना m1 इंटू m2 जो है ना वो किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 और m2 का रिलेशनशिप क्या होता है? m1 इंटू m2 -1। क्लियर? आगे बढ़ा जा सकता है। सो स्लोप ऑफ लाइन भी हो गया। स्लोप के बाद आ जाता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मान लो कि कभी ना आप लोगों को एक पॉइंट दे देगा, से मान लो x1 और y1, क्या पॉइंट दे दिया? x1 और y1, और इसका स्लोप दे दिया मान लो m। कितना है स्लोप? m। कुछ भी दे सकता है, यहां पे मैं m लिख रहा हूं, वहां पे कुछ भी दे सकता है। स्लोप कितना आ गया है? m है। तो अब आप, अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। ये क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। अभी हम इन सब के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है एंगल बिटवीन टू लाइन। कभी भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये और ये क्या है? दो लाइन है, इधर दो लाइन है ना, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है ना। अगर कभी भी टू लाइन के बीच में एंगल बनाना हो तो हम एक तो टेन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ओके, एक बार गूगल करके देखना यहाँ पे प्लस है क्या, जल्दी से, प्लस है या माइनस है? आई गेस यही है, बट फिर भी एक बार चेक कर लो। सिंपल लिख दो ये कि एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या आया? बहुत के स्लो हो यार। नीचे भी प्लस है, आई मीन ठीक है ना? हाँ ठीक है, मतलब मैं फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ एक्चुअली। काफी साल हो गए यार ये सब किए हुए हमारे समय में, मतलब 2018 के लिए मैंने पढ़ा था, ठीक है, बट इतने क्वेश्चंस आते नहीं थे, तो कल मैं क्वेश्चंस बना रहा था तभी देखा मैंने। अब जरा गौर से देखो, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो क्या है, जैसे ये एक पॉइंट है, क्या है? ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है ना, इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो, ये डिस्टेंस है ना, देखो ये एक लाइन है और ये क्या है? एक पॉइंट है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ध्यान रखना, इधर देखो, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसे भी गूगल कर लो, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज अपॉन में अंडर रूट। देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये मेनली हमारा x1 और y1 है। क्या है ये? x1 और y1। बस इसमें ये हो सकता है कि ये c शायद प्लस या माइनस हो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक है।
अब जरा गौर से देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ओके, कभी भी मान लो दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में डिस्टेंस आ सकता है ना निकालने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी कि ये डिस्टेंस लास्ट वाला पॉइंट कर रहे हैं अभी हम। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना उसमें ना एक इक्वेशन अगर ax1 प्लस by1 होगा ना प्लस c इज इक्वल टू 0, तो दूसरा इक्वेशन ऐसे होगा ax1 by1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि दो पैरेलल लाइन में डिफरेंस किस चीज का होता है? सिर्फ c1 और c2 का। किसका फॉर्मूला होता है? c1 और c2 का। तभी ध्यान रखो, कभी भी जब a1 अपॉन में a2, दो इक्वेशंस में हम चेक करते थे ना यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता था, तो हम लिखते थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों लिखते थे? क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन है, वो मिलते ही नहीं है कभी, तो जब मिलेंगे नहीं तो वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना पुराने वाले क्वेश्चन में भी मोड लगा हुआ था और यहाँ पे भी मोड लगा हुआ है, ठीक है, और एंगल वाले में भी मोड लगा हुआ है। हाँ, टेन थीटा वाले में भी मॉड लगा हुआ था, m1 माइनस m2 अपॉन में जो भी था ना। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है हमें। ठीक है, तो कुल मिला के ये कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखवा दिए हैं आपको, मतलब मैं सीधा क्वेश्चंस में भी करवा सकता था, और इवन समझने की क्षमता तब ज्यादा होती है जब आप क्वेश्चन के साथ करते हो। मैंने ये इसलिए लिखवाया है अभी कि कल को जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, यहीं तक वीडियो देखना है। ओके, यहीं तक वीडियो देखना है, आगे पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब मान लो कल मेरा एग्जाम है, मैं 1 घंटा इसी को देखूं क्या? नहीं, अभी 10 मिनट वाला कर लेना काफी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अरे तेरी तो, ठीक है, इंग्लिश को छोड़ो, मैं वैसे भी मैथ का टीचर हूं। तो ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जरा गौर से देखो, मैंने पहले ही बताया था। इसमें देखो, अगर याद नहीं करना हमें, सिंपल x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। सॉरी x, हाँ प्लस माइनस, तो ये कौन सा वाला है? ये फोर्थ वाला ही है ना, समझ में आ गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? व्हाट इज एब्सिसा? प्रीवियस ईयर का है ये। एब्सिसा मतलब, और ऑर्डिनेट पूछता तो समझ में आ गया। अब देखो हमें ना ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो जरा गौर से देखो, अभी मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्या था डिस्टेंस का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा गौर से देखो, y2 कितना है यहाँ पे? 15, और ये कितना है? 3, तो 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में x2 कितना है? 7, और x1 कितना है? 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अगला स्टेप में मैं 13 ही लिखता हूं। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या आ गया ए बी का? 13। क्लियर है? इजी इजी टॉपिक है, इसको प्लीज कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ओके, देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 3 पॉइंट है ए बी और सी। ओके, इफ ए बी सी में ए बी और बी सी बराबर है, जरा गौर से देखो, ये ए है मान लो 5 और -1, एक और पॉइंट है बी, कितना है? 1 और 2, एक और पॉइंट है सी, कितना है? x और 6। ये कह रहा है कि ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है, यानी कि ए बी का डिस्टेंस बी सी के डिस्टेंस के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालो। सिंपल, लगा दो फॉर्मूला। ए बी कितना दूर है, जरा गौर से देखो, 2 माइनस 1, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यार एक्चुअली तुम लोग x2 माइनस x1 भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है, मैंने ग्रेजुएशन भी मैथ्स में ही किया है और ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया, 11th 12th में पढ़ाया, तो मेरी आदत हो गई है ऐसे लिखने की। बट तुम लोग सीधा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जैसा लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि तुम्हें आंसर लाना है। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ी बात बोल देते हो यार तुम कई बार।
ठीक है। 2 में से 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर को अभी फिलहाल ऐसे रहने दो। कोई दिक्कत है यहां तक? मैंने रूट से रूट हटा दिया। अब देखो 16 से 16 कट गया ना। अब जरा गौर से देखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 9 है ना। तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3। ओके, तो अगर प्लस 3 है तो x की वैल्यू 4 है और अगर माइनस 3 है तो माइनस 2। तो x की वैल्यू 4 और माइनस 2। कोई दिक्कत? अगर मान लो किसी क्वेश्चन में माइनस 2 और 4 होता तो वो भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि x की ही दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। ओके, क्लियर है? इजी था क्वेश्चन। अभी और इजी आएंगे। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 माइनस 3। एक चीज ध्यान रखो, जब कभी भी x एक्सिस बोले ना तो वो बात कर रहा है x0 की। किसकी बात कर रहा है? x0 की। और y एक्सिस की बात करें तो 0y। x एक्सिस मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस, x एक्सिस है। इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, y 0 होगा। और ये y एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, x0 होगा। समझ में आया? तो ये क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, एक लाइन है, उसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये a है, कितना? 2 माइनस 3 और y क्या है? दूसरा पॉइंट 5 और 6। ये है x एक्सिस। क्या है ये? x एक्सिस। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये वाला पॉइंट x0 होगा। ये वाला पॉइंट x0 रहा होगा ना। ये जो है ये क्या कर रहा है? a और b को डिवाइड कर रहा है ना। ये जो ओरिजिन है, सॉरी ओरिजिन बोल रहा हूं मैं, कोई भी पॉइंट हो, से सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट क्या कर रहा है? ए और बी को डिवाइड ही कर रहा है ना। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता। रेशियो मानना है हमें। क्या रेशियो मानोगे? m1 और कभी भी नहीं, हमेशा लेट करोगे रेशियो। 10th 11th में पीछे चले जाओ, पता चल जाएगा। रेशियो हमेशा k:1 मानना। क्या मानोगे? 5 और 6 कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, ये बनाया नहीं है मैंने ग्राफ कोई, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया। मैं तो ऐसे लिखने वाला था, ठीक है, मैंने एम ही माना है, ठीक है। मतलब इसको मत देखो कि ये कहां बन रहा है कहां नहीं बन रहा, ठीक है। ये एक्चुअली में 5 6 उधर बनेगा और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इस साइड बनेगा, ठीक है। तो हमने इस साइड भी नहीं बनेगा, इधर नीचे बनेगा, हाँ नीचे बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? रेशियो k:1 ना, k:1। एक बात बताओ, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये k और ये 1 ना। अगर k:1 में डिवाइड कर रहा है, एक्चुअली ये ऐसे होता तो थोड़ा ज्यादा आसान था हमें, हमारे लिए इमेजिन करना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा गौर से देखो, एक पॉइंट था हमारे पास 2 और -3, एक और पॉइंट था 5 और 6, बीच में एक पॉइंट आ गया c, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6k -3 अपॉन में k+1। यही तो फॉर्मूला होता है ना। देखो जरा गौर से, फॉर्मूला क्या था? m1 y2 m2 y1। ये तो y का फॉर्मूला है। और अगर x की वैल्यू के बारे में बात आ गई तो 5k 1 into 2 माइनस आता था ना बीच में, m1 x2 प्लस ही रहता था ना, प्लस। एक्सटर्नली इंटरनली नहीं, तुम्हें इंटरनली मान के करना है, ठीक है। अपने आप मैं बता दूंगा कब इंटरनली आएगा कब एक्सटर्नली आएगा, ये क्वेश्चन करो पता चल जाएगा। क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में k+1। क्लियर है? देखो हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुका है, x और y दोनों पॉइंट आ चुका है ना। लेकिन अगर मैं ढंग से देखूं तो c पॉइंट हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? c पॉइंट x और 0 ना, यानी x है और y कितना है? तो क्या मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं? y की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 6k -3 अपॉन में k+1। अब ये k+1 जाके उधर 0 हो जाएगा ना। k की वैल्यू क्या आ गई? 3/6 कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार। देखो m2 x1 k, देखो सिंपल क्रॉस कर रहे हैं, 5k + 1 × 2 m1 x2, ध्यान रखो m1 x2 m2 x1। तो क्या यही तो किया है। देखो k × 5
5k 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस 1। y में भी यही किया था हमने, k इंटू में 6 6k 1 इंटू में -3 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो k की वैल्यू आ गई 3/6। कभी भी अगर ये पॉजिटिव आए तो समझ लो कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। और अगर ये नेगेटिव आए तो एक्सटर्नली। तो 1:2 इंटरनली, 1:2 इंटरनली, पॉइंट सी। आया समझ में? अब इस क्वेश्चन में चेंज भी किया जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि वो सी कोऑर्डिनेट निकालो। क्या निकालना है आपको? सी कोऑर्डिनेट। तो यहां से देखो k की वैल्यू आपको यहां पुट कर देना है बस। x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2, मैंने k की वैल्यू 1/2 मान लिया है, ठीक है, मतलब पुट कर दिया है 9/3, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यानी कि सी पॉइंट क्या है एक्चुअली में? 3 और 0, 3 और 0। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक दो और आए आगे चल के। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the line joining this and this in the ratio 2:3। जरा गौर से देखो, एक पॉइंट क्या है हमारे पास? 3 और -2, ओके। बीच में एक पॉइंट आ जाता है P मान लें, ओके। ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:3 में। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? 11/2 और 21/2, ओके। हमें P निकालना है। P को आप सिंपल x और y मान सकते हो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है इसमें, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू m2 x1 यानी 9 प्लस में m1 x2 यानी 2 इंटू 11/2, तो क्या आ जाएगा 11 ना, अपॉन में 2 + 3, तो यह आ जाएगा 20/5। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4। क्लियर? अब y निकाल दो, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा 21 में से 15/5 3। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। तो ये p कोऑर्डिनेट क्या है एक्चुअली में? 4 और 3। जरा गौर से देखो, है कोई? क्लियर? आ रहा समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस। कई बार ना बच्चे, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ना समझने में गलती कर देते हैं, ठीक है। किसमें गलती कर रहे हैं? समझने में, ठीक है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखो, ये जो पॉइंट है क्या है? एक पॉइंट है हमारा -3 और 5, और दूसरा पॉइंट क्या है? 7 और -6। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट है कौन सा, ठीक है। तो मिड पॉइंट मान लो ये है, क्या है मिड पॉइंट? P, ओके। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? x का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? y1 + y2/2। तो देखो -3 और 7, 7 - 3 4, 4/2 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और y की वैल्यू 5 और 6 -1/2। क्लियर है? अब देखो p क्या आ गया हमारा? 2 और -1/2 ना, समझ में आ गया ना। अब ये बोल रहा है कि इसका ना x एक्सिस और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो जरा गौर से बताओ कि जो x एक्सिस वाला पॉइंट है वो x से कितना दूर है। कैसे किया? अब जैसे ये वाला पॉइंट है, जब मैं इसको स्लोप पे लिखूंगा तो ये कहीं ऐसे आएगा ना, 2 और -1/2, यहां कहीं आएगा ना, यही आएगा ना। जैसे मान लो 2 है और -1/2 है, तो x एक्सिस से कितना दूर है ये? 2। और y एक्सिस से माइनस नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता। तो एक कितना दूर है? 2 किलोमीटर में मान लो, तो एक है 2 किलोमीटर और दूसरा कितना है? आधा किलोमीटर। एक है 2 किलोमीटर और दूसरा क्या है? आधा किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का बताओ डिफरेंस कितना है? 2 में से आधा घटा दो, 1.5, 3/2। लोग गलती क्या कर देते हैं ना, माइनस को माइनस लिख देते हैं। डिस्टेंस नहीं पूछा है उसने, उसने बोला है डिफरेंस, उसने बोला डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन समझोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है?
अब देखो जरा गौर से, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन दिस एंड दिस इज दिस, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट है। देखो एक पॉइंट है -8 और 13, एक और पॉइंट है k और 7, ओके, इसका मिड पॉइंट क्या है 4 और 10, तो k की वैल्यू निकालो। तो देखो बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला था, k प्लस -8/2 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 8 प्लस 8, k की वैल्यू कितनी आ गई है 16। आया समझ में, सिंपल, मिड पॉइंट दे रखा है और k की वैल्यू निकालनी है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आपके पास ना एक इक्वेशन दे रखा है, मैंने अभी बताया था आपको कि कभी भी ना इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होता है -a/b। तो इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखो क्या था, 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या था 0, यही था ना। अब जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में a कितना है हमारा और b कितना है 7, तो स्लोप क्या आ जाएगा -3/7। समझ में आया, डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट आएगा ही आएगा, डायरेक्ट आएगा, ठीक है, बच्चों को आएगा तो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है -a/b। क्लियर, आगे बढ़े। अब जरा गौर से देखो, यहां 2 पॉइंट दे रखा है ना, P और Q। P दे रखा है मान लो हमारे पास -4 और 7, और Q दे रखा है क्या 2 और 3। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ PQ। क्या निकालना है हमें, स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 3 -7 अपॉन में x2, तो 7 में से 3 -4, 4 और 2 6, यानी -2/3। देखो कोई है, आ गया समझ में। ये आसान चैप्टर, लेकिन आपको कर लोगे ना, जैसे आज कर लिया ना, अब ये 1-2 महीने तक याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में भी बहुत कम है, इसलिए दिक्कत हो जाती है लोगों को, ठीक है। अब देखो हमें ना इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which makes an angle this with positive x-axis and passes through the point this। तो जरा गौर से देखो, जो एंगल कभी भी दिया हो ना, ठीक है, एंगल, ठीक है, tan थीटा भी तो स्लोप ही था ना, ठीक है, एंगल बिटवीन वो होता है ना, उसी को हम स्लोप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्लोप भी कहते हैं। स्लोप को हम, जो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वही उसका स्लोप होता है। तो इस क्वेश्चन में जरा गौर से बताओ, एंगल कितना दे रखा है 45 ना, तो आपसे अगर स्लोप पूछा जाए तो स्लोप कितना होगा 1045। 1045 कितना होता है 1, स्लोप कितना आ गया है 1 आ गया, और पॉइंट कितना गिवन है आपके पास, पॉइंट है 5 और 8 ना, पॉइंट क्या है 5 और 8। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या था, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m। हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन जब भी निकालने के लिए बोले तो x और y के टर्म्स में निकलेंगे, ठीक है। तो y1 कितना है हमारे पास 8, x1 कितना है 5, और m कितना है 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके, सो इसको उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो है कोई ऐसा, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, सिंपल। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें पता है कि ये स्लोप है, ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस ऐसे ही है, दिमाग मत लगाया करो इतना। हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप, दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। बढ़े आगे, देखो ये क्या कह रहा है, आपको ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कहां से पास हो रहा है 5 और 3 से, और पैरेलल किससे है, इससे। समझ में आ रहा है, यहां से पास कर रहा है और इससे पैरेलल है। तो मैंने अभी बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप।
तो हमारे पास पॉइंट तो गिवन है, पॉइंट कितना है 5 और 3। कौन सा पॉइंट लेना है जहां से वो पास कर रहा है, पॉइंट हमेशा कौन सा लेना है जहां से वो पास कर रहा है। तो कहां से पास कर रहा है 5 3 से ना, बट हमें स्लोप नहीं पता ना, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये वाला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से पैरेलल है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही है ना। हमें इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा सॉरी 2/5। क्लियर है, ये स्लोप है ना इसका। अब क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो m1 किसके इक्वल होता है m2 के, तो इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा 2/5 के। क्लियर है। नाउ यू हैव स्लोप एंड यू ऑल्सो हैव पॉइंट, तो आप निकाल दो इक्वेशन, क्या आता है y माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2/5। सो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 5y माइनस 15। इसको इधर ले आओ, तो 2x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और फिर भी करने का टाइम ना बचे ना, तो हमेशा ध्यान रखो मैंने क्या बोला था, जब कभी भी स्लोप हो ना तो सिर्फ सी में फर्क होता है। ठीक है, जरा गौर से देखो, सिर्फ सी में फर्क होगा और कहीं नहीं। और इस पूरे इक्वेशन में ना एक इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जरा गौर से देखो, 3x माइनस 2y नहीं हो सकता, 5x माइनस 2y नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2x प्लस 5y भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचा हमारे पास ये। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि जब पैरेलल हो दो लाइन तो उसमें किस चीज का डिफरेंस होता है, सी का ही डिफरेंस होता है, ax और by सेम रहता है। क्लियर है, मैं पहले भी बता सकता था लेकिन फिर वही है ना कि तुम सीखते नहीं। फिर एक बार बच्चे को पता चल जाता ना कि आंसर ऐसे आ रहा है तो फिर छोड़ दो यार। एक बार ये एक्चुअली वो क्लिक नहीं था ना तो वो चार्ज नहीं होता, कल भी यही हुआ था ना। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, बढ़ गए। देखो हमें ना k की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों पैरेलल है। तो देखो पहला वाला इक्वेशन क्या है 2x माइनस ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये पैरेलल है बट फिर भी देखो अलग अलग है, तो गलत है सही है, सही है। क्यों गलत क्यों है भाई, क्या पता k की ऐसी वैल्यू हो जो डिनोमिनेटर में ऐसे कर दे, तो जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है, यहां पे जब k के बदले 2 3 लिखा रहता ना तो मैं बोल देता गलत है, ठीक है, तो मैं गलत बोल देता, अभी नहीं ऐसा। तो जरा गौर से बताओ, दो लाइन पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल होने की शर्तें क्या होती है, दोनों का स्लोप इक्वल हो। दो लाइन पैरेलल तभी हो सकती है जब दोनों का स्लोप इक्वल हो, और दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। ठीक है, इसका स्लोप क्या है -a अपॉन में b, और इसका स्लोप क्या है -a अपॉन में b। कोई दिक्कत। सो व्हाट वी कैन से 2 अपॉन में k इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 कह सकता हूं ना मैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है, k की वैल्यू आ गई -4/3। क्लियर है। अब तुम यहां पुट करके देखना यही बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, अब वहां पुट करके देखना अपने आप बन जाएगा, पक्का बनेगा। क्लियर है, बना के दिखाऊं, देखो 2x माइनस k यानी कि प्लस 4/3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी देखो जब है सेम नहीं है लेकिन स्लोप सेम है। कैसे देखो 3 अपॉन में 6 एक्चुअली जज करने का ना एक तरीका और होता है ना, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 अपॉन में 3 ना k अपॉन में 2 के इक्वल होगा। ठीक है,
तो उस तरीके से ये सेटिस्फाई हो रहा है, डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू सेम ही है, मतलब समझो सेम ही है, अगर तुम वो करोगे ना स्लोप देखोगे तो सेम ही है, ओके। तो कई बार एग्जैक्ट नहीं भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर है यहां तक? टोटल 25 क्वेश्चन है और ये आपके लिए सफिशिएंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन निकालना है जो परपेंडिकुलर है किससे? इन दोनों से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। स्लोप ही तो नहीं, अच्छा स्लोप ही निकालना है ना बस। देखो क्या करना है आपको, एक लाइन है, ठीक है, बेसिकली जो P और Q से बना हुआ है, जो P और Q से जो लाइन बनेगा ना, जैसे मान लो Q कितना है -3 और -5, इससे एक लाइन बना है ना, इससे वो दूसरा लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमसे पूछा है कि इस वाले का स्लोप क्या होगा। हमें ये पता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। सो पहले इसका स्लोप निकाल दें, PQ का। PQ का स्लोप क्या आ जाएगा? -5 -1 अपॉन में -3 -2, तो यह आ जाएगा -4 अपॉन में -5। तो क्या आ गया इसका? बेसिकली 4/5। कोई दिक्कत? इसको मैं M1 का नाम दे देता हूं। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो मैंने बता रखा है आपको कि M1 इंटू M2 कितना होता है? -1। तो M1 ऐसे रहने दो और M2 की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू -1। तो M1 आ जाएगा आपका -5/4। है कोई? क्लियर है? पक्का? 2 मिनट देखना यार, ये HD में तो नहीं हो रहा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 15 क्वेश्चन देखो। अब बीच बीच में ना रिकॉर्डिंग भी देखना होता है यार, मेहनत खराब ना हो जाए। एक्चुअली वो था, मैं देख रहा था कहीं 4K में तो नहीं हो रहा। 4K में फिर वो डेटा बोल रहा हूं मैं, स्टोरेज इतना ज्यादा ले लेता है ना वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो हमें ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो क्या है, 1 और 1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है? 3 और 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? दोनों को इक्वल पार्ट में। तो मैं इस पॉइंट के बारे में क्या कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4/2 2, 5 और 1 6, 6/2 3। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। आए समझ में? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था। बाइसेक्टर मतलब मध्य बिंदु। ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो अभी देखो हमें इक्वेशन निकालना था, तो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए। पहला तो पासिंग पॉइंट निकाल दिया हमने, दूसरा अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या क्या चीज चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए? दो चीज चाहिए ना, स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो आ गया, स्लोप कैसे निकालोगे? दोनों का परपेंडिकुलर है भैया, सिंपल। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल निकालो। इक्वेशन निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो कैसा, 5 में से 1, 3 में से 1, तो क्या आ जाएगा? 4/2। तो M1 कितना आ गया? 2। समझ में आ गया? पहला वाला स्लोप क्या है? 2। अब क्योंकि M1 और M2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि M1 इंटू में M2 किसके इक्वल होगा? -1 के। तो M2 आ गया आपका -1/2। अब इसका स्लोप भी आ चुका हमारे पास, कितना? और पॉइंट भी आ रखा है, तो निकाल दो। तो y -3 x -2 इज इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत? सो x -2 इज इक्वल टू 2y -6। इसको इधर ले आओ तो यह आ जाएगा x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। देखो है कोई ऐसा? पर नहीं मत बोलो यार, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो।
Find the value of a so that the line joining this and the line joining this and this are perpendicular to each other. देखो सिंपल है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब दोनों का स्लोप -1 होगा. तो P और Q का स्लोप क्या हो जाएगा? 7 - 5 0 -2. इसका स्लोप तो ये हो जाएगा ना, और दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा? A + 2 8 - 4. यही तो होगा ना, और ये दोनों किसके इक्वल होगा? समझ में आया? अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो. अब नहीं आपको टाइम देना है पहले की तरह की बूंद बूंद करके किए जा रहे हैं. 7 में से 5 2 से 2 कट गया 1. अब इधर देखो, a + 2 8 में से 4 4 हो जाएगा तो -4. ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी -6. अरे a + 2 8 में से, अच्छा ये -4 है. ठीक है, वो माइनस वहीं छूट गया था. ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा एक्चुअली में. ओके, वो माइनस देख रहा है वहीं छूटा हुआ है. सो a + 2 = 12, वो भी -1. तो a वैल्यू आ जाएगी -14. ठीक है, क्लियर? ये देखो आंसर भी यहां लिख रखा है. ठीक है, एडिटिंग में ज्यादा मेहनत नहीं हुआ है. समझ में आ गया ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ k which this and this are parallel. देखो पैरेलल कब होता है? जब दोनों का स्लोप बराबर हो. ठीक है, तो इसका आ जाएगा -1/2 और उसका स्लोप क्या आ जाएगा? -k/4. मेहनत भी नहीं करना इधर उधर लाने का, हमें एक्स वाई से मतलब है भैया. फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना. अगर कभी फ्रैक्शन में जैसे 1/2 है ना, तो फिर लेकर आओ. ओके, पूरा सॉल्व करो एक लीनियर पेयर में. ओके, ax + by + c के फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना. तो माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, ये देखो. ओके, ये आप लोगों के लिए अच्छा है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम ऑरिजिन. ये क्या है? इक्वेशन. ये क्या है? ऑरिजिन को क्या बोलते हैं? पॉइंट ना. सो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ऑरिजिन. तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज इक्वल टू क्या था? ax1 + by1 अपॉन में, यही फॉर्मूला था ना? जरा गौर से देखो, a क्या होगा जो x के साथ है? 4, x1 0, b कितना होगा? 3, y1 कितना होगा? 0 प्लस c, यहां पे प्लस नहीं है माइनस है, अपॉन में √a² + b² यानी 16 + 9. कोई दिक्कत? क्या आ जाएगा? -9, तो 9/5. क्लियर है? क्या आ गया डिस्टेंस? 9/5. समझ में आया? ये माइनस को मैंने प्लस में लिखा है. ठीक है, ये जो मॉड है ये क्या करेगा? इसको जादू से प्लस बना देगा. क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगाओ. क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? अरे नहीं भैया, यहां से जब घर जाओगे तो गिर थोड़ी ना जाओगे जमीन के अंदर, गड्ढा होगा तो भी नहीं डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता. डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज को. क्लियर है? अब देखो इसमें क्या निकालना है हमें? दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, c1 - c2 अपॉन में √. ठीक है, अब जरा गौर से देखो, यहां पे क्या दे रखा है? 2x + 3y ना, और वहां दे रखा है 4x + 6y. दिक्कत नहीं कर जाएगा? करेगा दिक्कत, क्योंकि a और b तो हमें नहीं पता ना. तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 4x + 6y + 26 = 0 लिख सकता हूं ना? बना देते हैं. a और b सेम होना चाहिए, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, a और b सेम होना चाहिए. अब लगा दो. c1 कितना है हमारा? 26. c2 कितना है? -91 अपॉन में √a², 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 91, 6 97, 20 117 अपॉन में √152. कोई दिक्कत? जब सेम ना आए तो बना दो. ठीक है, जब सेम ना आए तो बना दो. कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि उसको भी 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वो 91 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा. ठीक है, तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना. ठीक है, क्लियर? और दूसरे पे जो फेंकना फेंको. अब देखो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल.
मैंने अभी बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जब 3 पॉइंट गिवन हो तो 1/2 x1 इसको हमने ऐसे याद किया था 23, 31, 12। ठीक है, तुम भी याद कर सकते हो 23, 31, 12, यानी पहले 2 3 फिर 3 1 फिर 1 2, याद रहेगा। 2 से 3 घटाया, फिर 3 से 1 को और फिर 1 से 2 को। बाकी डायरेक्ट याद होता तो डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 कितना है हमारा -3, y2 कितना है -2, y3 5 प्लस में x2 कितना है 1, y3 कितना है 5 और y1 4, x3 कितना है 5, y1 4 प्लस 2 1/2। अब जरा गौर से देखो, 5 और 2 7 या 21 प्लस हो जाएगा ना, ये 5 में से 4 प्लस 1, 4 2 6, 6 पंचे 30, तो 30 और 22 52, 52 बटे में 2 26। ठीक है, इसके आगे भी ध्यान रखना मॉड लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं होता ना। क्लियर, पक्का? सो 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन और। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोलिनियर का मतलब समझते हो क्या होता है? जब 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जब सभी एक ही लाइन पे हो तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे। ओके, कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे। तो एक ही लाइन का मतलब ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं स्लोप निकालता हूं तो यहां से यहां तक का अलग निकालता हूं या फिर पूरे का एक जैसा निकालता हूं? अगर कोलिनियर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां का स्लोप अलग हो, यहां का स्लोप अलग हो? एक लाइन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन के बारे में हमने यही पढ़ रखा है कि स्ट्रेट होता है। ठीक है, वो जो झुक के जाए वो बेंड जो होता है उसको हम लाइन तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि जो स्लोप ए और बी का होगा वही बी और सी का होगा, यही होगा ना। तो ए और बी का स्लोप क्या हो जाएगा? -3 -9 अपॉन में 3 +6। क्लियर है? और बी और सी का स्लोप क्या हो जाएगा? k -3 12 -3। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया तो याद जाएगा ऊपर 6 और ये 9, ये k +3 और 12 में से 3 9, ये कटा, k की वैल्यू आ गई 3। आया समझ में? सिंपल। जब कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो मतलब कि तीनों का स्लोप क्या होगा? ए और सी भी निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, ए और सी भी निकालोगे तो यही आएगा, तीनों का स्लोप, क्योंकि कोलिनियर है ना। कोई दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ए बी का डिस्टेंस बीसी के बराबर हो सकता है? नहीं, नहीं होगा। ए बी भी निकालो, बीसी भी निकालो और एसी भी निकालो, किसी एक का डिस्टेंस बाकी दो के सम के इक्वल होगा। अरे कोलिनियर का मतलब क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हो सकता है आगे पीछे हो, ये ए सी बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हमें ही नहीं पता कौन कहाँ है। लेकिन ये तो फिक्स है ना कि पहले दो का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल होगा। कोलिनियर को ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये लंबा है। ठीक है, सिंपल स्लोप लगाओ और आसानी से आंसर लाओ। The area of the triangle formed by the graph this and x axis is। सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लॉट करना आना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना आना पड़ेगा? प्लॉट करना। देखो कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। पहला क्या है? 8x + 3y = कितना है? 24। पहले तो एक इक्वेशन बनाओ, x और y। एक बार x 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x जब 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3y = 24, y की वैल्यू 8। और एक बार y 0 पुट कर दो, तो जब y 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 8x = 24, x की वैल्यू कितनी? 3। नहीं यार, ये पूरा हटेगा अब धीरे धीरे। 0 को छोड़ो ना, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है ना, यानी x 0 y 8, x 0 और y 8 ऑन एन एवरेज ये इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये क्या है? x 0 y 8 ना। जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है,
ये भी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। समझ में आ गया? ये 8, ये 6, ये 4, ये 2, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। तो x0 y8 यहां है ना, और y0 और x3 यहां है। तो एक लाइन बना दें। क्लियर? ठीक है। अब एक और इक्वेशन है, क्या था? 8x, सॉरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है ना? अरे छोड़ो, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। हम नहीं करते इतनी मेहनत। देखो ये x है, ये y है। x0 y8 y0 x माइनस 4। अभी ठीक? पक्का ना? तो कुल मिला के x0 y8 यही है, और क्या था? -2 -4 y0 और x -4 यहां है ना। तो कुल मिला के दूसरी वाली जो इक्वेशन बनेगी ना, वो ये बनेगी। तो हमें ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है? देखो x एक्सिस बोला है ना, दैट मींस कि यहीं तक का निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 3 तरीके से इसको तुम अब कई तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? एक पॉइंट आपके पास दे रखा है 30, एक पॉइंट दे रखा है आपका -40, और एक पॉइंट दे रखा है आपका 0 और 8। 3 पॉइंट आ गए ना, निकाल के कर सकते हो। या आसान तरीका, इन दोनों के बीच में बताओ कितना गैप है? बेस कितना है? 4 इधर है, 3 इधर है, 7। हाइट कितना है? डिवाइडेड बाय 2, 28 आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी निकालना, घर पे निकालना, आराम से देखना, आंसर वही आएगा। ठीक है, इजी था? अच्छा था क्वेश्चन? तुम लोग साइंस बैकग्राउंड से हो? कहां, मतलब मैक्सिमम लोग तो मैं आई थिंक साइंस बैकग्राउंड से ही होते हैं। ठीक है, तो अब ना हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन, ओके? रिफ्लेक्शन समझते हो? जब तुम मिरर में देखते हो ना, तो ऐसा नहीं लगता हमें कि मैं इस साइड हूं और एक अलग से दुनिया है जो मिरर की दुनिया चल रही है। ठीक है, अपसाइड डाउन। स्ट्रेंजर थिंग देखी है ना, उसमें तो उसमें है ना ऐसे ही एक अलग ही दुनिया है अपसाइड डाउन वाली। तो एक मिरर की भी एक अपनी दुनिया है, क्या पता वो एग्जिस्ट करता हो, यू नेवर नो। ठीक है, हम एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी एग्जिस्ट करते होंगे, एलियन भी तो है ना। ठीक है, तो हो सकता है। तो दैट मीन्स कि मिरर में जब हम देखते हैं ना, तो तुम फील कर पाओगे कि मैं जितना दूर हूं ना मिरर से, मिरर वाला जो इमेज बन रहा है ना, वो भी मिरर से उतना ही दूर है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो हमें ना रिफ्लेक्शन निकालना होता है। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, पूरे ग्राफ है ये, मान लो, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे मान लो मैंने मिरर को यहां लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? ये मिरर को। तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? नो डाउट ये जितना दूर है, यही यहां से एक रिफ्लेक्शन बनेगा ना, इधर से हाई, उधर से हाई। समझ में आ रहा है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मिरर होगा ना, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। पहले चीज तो याद रखना, ये जो मिरर है वो क्या है? इनका खेल खत्म। समझ में आ गया? तो कभी भी रिफ्लेक्शन, अरे लोग डरे रहते हैं कि रिफ्लेक्शन करना है, कैसे करेंगे, वो करेंगे, करेंगे। अरे भैया रिफ्लेक्शन मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? इन दोनों का। करें क्वेश्चन, जरा गौर से देखो। समझ में आया ना कैसे? मतलब मैं जितना मिरर से दूर, वो भी जो सामने वाला बंदा है, आई थिंक मैं ही हूं। ठीक है, लेकिन एक साउथ की मूवी है, साउथ की मूवीज वगैरह देखते हो ना, उसमें मतलब मुझे एक्टर के नाम याद नहीं रहते, ऐसे मिरर में देख रहा हो तो मिरर से हाथ लेके पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब भूत की भी मूवी नहीं है अच्छी खासी मूवी, मतलब अच्छा खासा एक्टर है, उसका बाप होता है मिरर में। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आ जाओ, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट? अब घर पे जाके देखना मत, एग्जाम के बाद देखना। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस? देखो हमें ना 7 और 4 का रिफ्लेक्शन निकालना है। किससे? 1 और 3 से। 1 और 3 पे मैंने क्या किया? 1 और 3 पे एक मिरर लगा दिया ना। मैंने 1 और 3 पे एक मिरर लगा दिया, तो ये पॉइंट यहां आएगा ना, इस पॉइंट को x और y मान लूं। ऐसा ही है ना? सो हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 7/2 कितना आएगा? 1। तो
x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं y प्लस 4 अपॉन में 2 कर दूं तो ये 3, तो y की वैल्यू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो -5 और 2 है कोई पॉइंट? क्लियर है? ये बन गया इमेज। खाम डरा के रखते, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन। तुम में से बहुतों का दिमाग तो चौंक गया होगा ना यार, कैसे सीखेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में पता नहीं क्या क्या लगा दिया, ठीक है, इतना बोलना था उसको, पता नहीं वो क्या, एप्पल गिरने के बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। और समझ में आना चाहिए कि भाई दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा, तुम चीजों को मुश्किल बनाओगे। मेरे एक्चुअली में भाई, मेरे को तो देखो फिजिक्स कभी पल्ले पड़ा नहीं है, ठीक है, तो इजी हार्ड मेरे को नहीं पता, बट बेकार है यार, फिजिक्स भी कोई पढ़ने वाली चीज है? मतलब साइंस मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ा पल्ले, और मैं इंजीनियर बनना चाहता था। वो तो धन्य उन स्कूलों का जिन्होंने मुझे साइंस नहीं दिया। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे है, ओके, किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? x0, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट है 0.5 और 6। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां एक पॉइंट है, ओके, यहां एक पॉइंट है, मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर लगा दिया ना, तो पॉइंट यहां बनेगा ना, एक्स तो चेंज नहीं होगा ना, एक्स नहीं चेंज होगा, एक्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? अरे भैया वही तो बन रहा है ना, एक्स तो वही है, वाई जो है ना डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर ये उतना नीचे ये, तो कुल मिला के इसका क्या बन जाएगा? -0.5 और 6 है तो 12, सॉरी 6 है तो -6, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि 6 है ना इधर, वो ठीक है, 12 ठीक है, लेकिन 12 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, तो -6, ठीक है, समझ में आया? आई एम सो सॉरी, ठीक है। और अगर यही मैं y एक्सिस पे लगा देता तो देखो यहां -0.5 था ना, तो जो माइनस है वो +0.5 हो जाता और ये 6 ही रहता। समझ में आया? x एक्सिस पे आपको x को बिल्कुल सेम रखना है और y का साइन बदल देना है, और y एक्सिस पे x एक्सिस का साइन चेंज कर दो और y को वही रहने दो। क्लियर है ना? अब वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वाकई में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयरली है, बहुत कम, मतलब 0.00001% है इस क्वेश्चन को आने के चांसेस, ठीक है। बट अब समझो कि ये इमेज कैसे बन रहा है, तो इस इमेज को ना तुम अब विजुअलाइज कर पाओगे अपने दिमाग में। क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है अगर तुम उसको दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, तो समझो इस चीज को अपने हाथों को रोक करके। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन। एक लाइन है, क्या लाइन है? 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। एक पॉइंट है 1 और 2, ओके, 1 और 2। इस लाइन से अगर मैं इमेज बनाऊं तो यहां पे एक इमेज बनेगा से Q, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं P का, कोई दिक्कत? ये अगर P है तो ये क्या है? Q है, और ये जो बीच में है ना O, ये क्या है? मिरर है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है ये वाला पॉइंट, इमेज पॉइंट निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? कोई दिमाग दे सकता है? क्यों? एक्स एक्सिस थोड़ी ना है, ये तो इक्वेशन है यार, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें एक्स और वाई का नहीं है कुछ भी। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, इमेज निकालने के लिए या तो एक्चुअली हमें क्यों निकालना है ना, तो मैंने अभी बोला ना, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, इसको पता किए बिना तो मैं नहीं निकाल सकता ना। ये वाला पॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूं? कैसे वैल्यू पुट करोगे? मान के? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? कितने मानोगे यार, कितने मानोगे? एक काम करते हैं, क्या मैं पी क्यू का इक्वेशन निकाल सकता हूं? एक बात बताओ, एक इक्वेशन ये है, मान लो ये ए बी है, क्या है ये? ए बी है, ए बी का इक्वेशन दे रखा है, और पी क्यू का अगर मैं इक्वेशन निकाल दूं और दोनों को मैं वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रख दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? पी क्यू का इक्वेशन निकालता हूं, तो पहले मुझे स्लोप ऑफ पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप ऑफ पी क्यू। तो हमें यह पता है कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो होगा और स्लोप ऑफ ए बी जो होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -1। क्यों होगा? परपेंडिकुलर है भैया, हमेशा ध्यान रखना, इमेज परपेंडिकुलर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से देख रहा हूं और इमेज उधर बनेगा, नहीं भैया, इमेज हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, हमेशा, ओके।
तो पी क्यू का तो हमें पता नहीं, बट ए बी का पता है। क्या है? -3/4 इज इक्वल टू -1। तो कट गया। पी क्यू कितना आ गया? 4/3। क्लियर है? अब यहां से मैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल देता हूं। देखो नहीं समझ में आ रहा है ना ज्यादा, तो दिमाग पे जोर मत लेना। क्यों? क्योंकि ये मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट दिन खराब हो तो क्या पता तुम लोग रास्ते में एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कुत्ते को पत्थर मार दिया। अब भगवान जी तो बदला लेंगे ना। अरे वैसे नहीं काटते, वो अच्छे लोग होते हैं। तो y माइनस y1, y1 कितना है? 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। ओके, नाउ 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। सो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ये किसका इक्वेशन आ गया है? PQ का। और अब मुझे O निकालना है। O इज द इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड AB। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होगी एक x और y। तो देखो दो इक्वेशन आ गया ना, एक 4x माइनस 3y और दूसरा क्या आया है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लोगे इसे? 4 तिया 12, 3 चौके 12, 25। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? -4 -6। इसको मैं अगर 3 से कर दूं और इसको 4 से कर दूं, दे 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 दे, सॉरी, y की वैल्यू आ गई कितनी? 2/5। ओके, पुट कर दो यहां पे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 4x माइनस 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू -2। 4/, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में 5। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ओ पॉइंट आ चुका है हमारा। ओ पॉइंट क्या आया है? -1 अपॉन में 5 और 2 अपॉन में 5। क्लियर है? समझो सर, ओ क्या आ गया हमारा? -1 अपॉन में 5 और 2/5। अब ओ क्या है? मिड पॉइंट है ना पी क्यू का। अब तो कर लोगे। 1 प्लस में x/2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 5, x इज इक्वल टू -2/5 -1, x इज इक्वल टू -7 अपॉन में 5। ऐसे ही y प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2/5, 4/5, 4/5 -2, तो y इज इक्वल टू -6/5। तो ये बेसिकली पॉइंट आ गया -7/5 -6/5, -7/5 -6/5। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन 11वीं 12वीं वालों के लिए अच्छा है, 11वीं क्लास के लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके है? आई होप क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई थिंक इतना ही है। मैं देख लेता हूं फिर भी एक बार, क्योंकि वो थैंक यू सो मच दिखा नहीं ना अब तक। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था। मैंने ना सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, इंटरसेप्ट वगैरह भी है, बट इंटरसेप्ट वगैरह से क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है, तो मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें, तो सब तो कवर नहीं हो पाएगा। मैंने जितना लिया है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनफ है। ओके, तो आप ये कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। आज की क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट 1 या 2 बार में आप उसको फिनिश करके, आई होप अब तक तो अगर यहाँ देख रहे हो दैट मींस कि तुमने देख ही लिया होगा। अब तो क्या ही बोलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।